आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोशिका जो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9 का कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इससे पहले हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था जो पार्ट 1 था इसका, ठीक है। क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़ रहे तो बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तो हमने उसको भी बताया था। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर जो है पहला चैप्टर। तो सबसे पहले इसका चैप्टर में पढ़ना है कोशिका के बारे में, ठीक है। चूँकि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है तो इस चैप्टर का भी नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, यानी कोशिका जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। अब इसको ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे कोई दीवार है, ठीक है। अगर कोई दीवार है वो छोटा छोटा ईंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इस दीवार का जो इकाई हुआ वो ईंट होता है, चूँकि ये ईंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो इसी प्रकार से, या फिर कमरा बोले तो कमरा जो है ना उसका अगर मेन यूनिट की बात किया जाए, बेसिक की यूनिट की बात किया जाए तो वो ईंट होता है, क्योंकि वो ईंट से मिलकर दीवार बना होता है और दीवार से मिलकर घर बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम सिर्फ एक ईंट की बात करें तो इस ईंट को अगर हम लोग चूर चूर कर दें, ठीक है, इसको कई टुकड़ा में तोड़ दें और इतना टुकड़ा में तोड़ दें कि जो अंतिम कण बचेगा जिसको और हम टुकड़ा ना कर सकते, वो शायद आँख से दिखेगा भी नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ना है, जो आँख से ना दिखेगा। तो वो जो छोटा यूनिट और इकाई होगा इसका, ठीक है, वो इसका बेसिक यूनिट होगा, क्योंकि वैसा ही छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर ये ईंट बना होगा, ठीक है। और ये ईंट इस प्रकार से बना, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो छोटा छोटा कोशिका से मिलकर बना हुआ है। आगे बात करते हैं किस प्रकार से। फिलहाल यहाँ पे कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारे जो शरीर है, जो भी रचना है हमारे शरीर का, वो कोशिका का ही देन है। और जो भी काम होता है, जो भी क्रिया संपन्न होता है, ठीक है, वो शरीर का जो भी क्रिया वो सब कोशिका करता है। तो इसीलिए सजीवों के शरीर की रचनात्मक यानी कि रचना एवं क्रियात्मक यानी कि जो क्रिया करता है, तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो हम लोग सेल का डिफिनेशन दे सकते हैं कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोशिका के बारे में और भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो तो ऐसे सेल इसका नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो कमरा की तरह दिखता था जब रॉबर्ट हुक ने खोजा, तो वो हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल में। तो फिलहाल यहाँ पे बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो है, चूँकि बायोलॉजी में हम लोग इसको साइटो बोलेंगे सेल को, और साइटो बोलेंगे। और कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, चूँकि साइटो मतलब कोशिका, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, तो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी बोलेंगे। ये टर्म दिया किसने, तो हैटविंग ने दिया था, ये भी आप याद रखें, ये हैटविंग ने दिया था। और ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि आने वाला मतलब जो भी फ्यूचर में एग्जाम आप देंगे, ठीक है, 9th क्लास के अलावा भी जो भी एग्जाम है कंपटीशन लेवल या फिर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे वो फार्म वगैरह आया हुआ है, तो वो समय भी ये काम आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन, चूँकि एंट्रेंस एग्जाम में भी 10th लेवल क्वेश्चन होता है, 9th 10th लेवल ही क्वेश्चन होता है। तो ये साइटोलॉजी हुआ। फिलहाल यहाँ पे कोशिका का स्ट्रक्चर है, और अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा ही आकृति है। अभी हम लोग कोशिका का जो संरचना है वो हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस प्रकार से कोशिका होता है, और कोशिका को हम लोग किसी भी तरीके से पार सकते हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर जो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे। और इसके अंदर द्रव होता है, ठीक है, इसके अंदर द्रव होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जीव द्रव होता है। ये जीव द्रव इसका हिंदी होता है प्रोटोप्लाज्म का। और ये इसमें कई सारे तत्व होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। उसके बाद बीच में यहाँ पे केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये मतलब कि इसका बोलेंगे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इसको बोलेंगे। और ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये कोशिका के, जिसको प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है। और आगे जब हम लोग कोशिका संरचना के बारे में देखेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये मेनली स्ट्रक्चर जो इसका है वो ये है, और इसमें कई सारे कोशिकांग होते हैं और इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। और इतना डिटेल में आगे 10th में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी है आप अच्छे से इसको देख लें। आगे कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल जो है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया। जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया, और किस से लिया गया, तो सेलुला शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है, ठीक है। सेलुला का अर्थ, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है, यानी सेलुला से सेल लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। अब यहाँ पे देखिए स्लाइडेंस 1 का हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उनका कहना रहता है कि जो भी जीव है वो एक कोशिका जीव से ही बना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, वो एक कोशिका से बनता है। जब पेट में बच्चा होता है तो वो एक कोशिका से ही, मतलब शुरू में एक ही कोशिका होता है पेट में, जिसको जायगोट यानी युग्मनज बोलते हैं। फिर आगे की क्रिया होता है जिसमें एक कोशिका, दो कोशिका, चार कोशिका, ऐसे विभाजन होता है, ठीक है। चूँकि कोशिका विभाजन करता है, तो इस प्रकार से फिर हमारा जो भी है शरीर वो स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल जो भी जीव है वो एक कोशिका से बहुकोशिकीय बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए
कई सारे हमारे शरीर में कोशिका, कई अलग अलग प्रकार के कोशिका है और एक जैसा कोशिका जो है मिलकर उत्तक बनाते हैं। जैसे ये तो हमारा जाइगोट होता है, कोशिका का जो आकार होता है युग्मनज होता है, इसी को जाइगोट बोलते हैं। क्योंकि ये पेट में ऐसा ही सिस्टम होता है, ठीक है। एक कोशिका फिर जाइगोट बनता है, फिर उससे जो भी आगे का काम है स्ट्रक्चर वो तैयार होता है। फिलहाल यहाँ पे एक कोशिका है, कोशिका का समूह मिलकर उत्तक बनता है, यानी एक जैसा कार्य करने वाला कोशिका मिलेगा और वो उत्तक बनाएगा। तो हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिका जो अलग अलग काम को करता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का उत्तक बनाएगा, अलग अलग कोशिका मिलकर। तो एक जैसा कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगा, ठीक है। और कई सारे उत्तक होंगे, कई सारे कोशिका मिलकर अगर बनाएंगे, अलग अलग प्रकार का कोशिका होगा और अलग अलग समूह में मिलेंगे, ठीक है। एक जैसा कोशिका, जैसे ये कोशिका है एक प्रकार का, मतलब ये एक टाइप का कोशिका है और ये एक टाइप का कोशिका है। अब इसमें इस टाइप वाला कोशिका नहीं, इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, तो बी टाइप वाला कोशिका, कई सारे बी टाइप वाले कोशिका मिलकर एक उत्तक बनाएंगे, ठीक है, उसका अलग काम होगा। और ए टाइप वाले कोशिका कई सारे समूह में मिलेंगे, कई ए टाइप वाले कोशिका कई सारे मिलेंगे तो एक उत्तक बनाएंगे जिसका अलग काम होगा, ठीक है। और ये भी इसी प्रकार से कई सारे उत्तक बनेंगे। तो ये कोशिका मिलकर उत्तक बनेंगे और उत्तक कई सारे मिलकर फिर अंग बनेंगे, ठीक है, ऑर्गन बनेगा और अंग मिलकर फिर अंग तंत्र बनेगा। जैसे हमारे शरीर में कई सारे, मतलब पूरा अंग तंत्र ही है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये बॉडी तैयार हुआ है वो अंग तंत्र से मिलकर ही तैयार हुआ है। यानी कोशिका मेन इसका सबसे इकाई हो गया, मेन इकाई, आधारभूत इकाई, इससे ही बना हुआ है। इसमें भी कोशिका है, ठीक है। अंग जो बना इसमें भी कोशिका ही है, अंग तंत्र बना इसमें भी मेन कोशिका ही है, शरीर जो है इसमें भी मेन कोशिका ही है, क्योंकि कोशिका से ही पूरा बना। कोशिका से उत्तक बना है, उत्तक से अंग बना है, ठीक है, और अंग से अंग तंत्र बना और ये फिर शरीर बना हुआ है। शरीर को तोड़ेंगे तो अंग तंत्र, ठीक है, अंग तंत्र को तोड़ेंगे तो फिर ये हुआ अंग, उसमें कई सारा निकलेगा। अंग को अगर और तोड़ेंगे तो उसमें कई सारा उत्तक होगा, उत्तक को तोड़ेंगे तो कोशिका होगा। कोशिका को भी और तोड़ सकते हैं, ये सबसे छोटा, मतलब आकार नहीं, मतलब सबसे छोटा अंग नहीं होता है, ये शरीर का आधारभूत इकाई होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट होता है। तो ये हमारा है और जो भी काम है वो यही करता है, कोशिका करता है, कोई अंग नहीं करता। जैसे अगर फेफड़ा हमारे शरीर में, तो फेफड़ा नहीं करता, फेफड़ा की कोशिकाएं करती है, ठीक है, उसमें कई सारे कोशिका होंगे, तो ये होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये आपको ध्यान में रखना, कोशिका से उत्तक बनता है यानी टिश्यू बनता है, फिर अंग बनता है यानी ऑर्गन, अंग तंत्र बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनता है यानी पूरा शरीर बनता है। तो इसी कोशिका से हमारा शरीर का जो रचना है वो है और जो भी काम है वो ये करते हैं। इसलिए हम लोग कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, जो हमने ऊपर देखा था उसी लेवल का यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। और ये हमारा था ऊपर, हो गया। अब आगे बढ़ते तो यहाँ पर देखिए, शरीर की बाहरी संरचना में सिर, गर्दन, पेट, 2 हाथ एवं 2 पाँव शामिल है। बाकी हम लोग का अंदर कई सारे अंग तंत्र है, कई सारे देखिए यहाँ पे अंग तंत्र से फिर शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में कई सारे अंग तंत्र, यहाँ पे कुछ हमने नाम लिखा है, जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया, मांसपेशिया तंत्र हो गया। कंकाल तंत्र जो कि ढांचा, संरचना और सुरक्षा का काम करता है। कंकाल जो हमारे शरीर में हड्डी है, जो कई सारे कोमल जो अंग है उसको सुरक्षा करता है। ढांचा जो हमारा है ना, वो हमारा कंकाल तंत्र है। मांसपेशिया तंत्र होता है जो गति, जिसमें जैसे हम चल रहे हैं फिर रहे, ठीक है, तो ये मांसपेशिया है, तो उसके थ्रू होता है। और रक्त प्रवाह वगैरह ये सब मांसपेशिया तंत्र करती है। फिर होता है तंत्रिका तंत्र, यानी इसको नर्वस सिस्टम ही बोलते हैं। तो शरीर का वो जो कंट्रोल करता है वो दिमाग ही करता है, जो दिमाग में हमारा नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, जो दिमाग से कनेक्ट है। तो ये सारा कंट्रोल करता है, शरीर का नियंत्रण जो भी करता है वो, जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, वो सब कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम। उसके बाद है पाचन तंत्र। यहाँ पे और भी तंत्र होते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, और भी कई सारे तंत्र होते हैं और वो सारे मिलकर हमारा एक शरीर बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो जो पाचन का काम करता है, जब हम लोग खाते हैं तो वो करता कौन है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होगा, कई सारे अंग मिलकर होगा बना हुआ, तो अंग करेगा। अंग में भी कौन करेगा, तो अंग भी उत्तक से मिलकर बना हुआ होगा। तो उत्तक, और उत्तक भी किससे बना होगा, कोशिका से। तो ये कोशिका करता है टोटल काम, ठीक है, ये कोशिका करेगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। इसमें जो भी पॉइंट है उसको आप ध्यान दें और जो भी ऑब्जेक्टिव लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। शायद आपसे ये पूछे कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो साइटो नाम है इसका। तो बस यहाँ पे ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। कोशिका जो है वो जीव द्रव से बनी एक रचना है। जीव द्रव यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म था, यहाँ पे कोशिका है, इसमें अंदर कई सारे द्रव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीव द्रव है, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और एक बात और कि जो हमारा कोशिका है इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर यहाँ पे झिल्ली होता है और केंद्रक के अंदर भी ऐसा द्रव होता है, ठीक है, इसके बाहर भी द्रव होता है। तो ये जो सारा द्रव है ना, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सारा कोशिका के अंदर जो द्रव है वो और ये केंद्र के अंदर जो द्रव है वो सारा मिलकर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको जीव द्रव बोलते हैं। लेकिन अगर कोशिका के बाहर यानी कि ये जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसके अंदर ये सब जो द्रव है
और केंद्रा के बाहर जो द्रव है इसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं, इसको कोशिका द्रव बोलेंगे। और केंद्रा के अंदर जो है उसको केंद्रक द्रव बोलेंगे, यानी इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे बाहर वालों को, और अंदर वालों को अलग नाम है। तो प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। तो समझ लेना कि पूरा जो भी द्रव है अंदर, केंद्रा के अंदर और प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रा के बाहर वाला जो है द्रव, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कई सारे तत्व मिलकर यौगिक के रूप में होंगे, जैसे कि पानी की बात किया जाए तो H2O है, ये एक यौगिक के रूप में होगा वहाँ पे। तो ये जो होता है इस प्रकार से रहता है। तो संयोजक कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसमें अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। यानी कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक अकार्बनिक यौगिक से मिलकर कोशिका बना हुआ है। तो कार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बनिक क्या है, कार्बनिक क्या चीज़ है, अकार्बनिक क्या होता है, यह भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को, एक एक बात के बारे में बात करेंगे। तो अकार्बनिक यौगिक जो इसमें जैसे जल हो गया, लवण हो गया, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अब ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व हो, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, समझ लेंगे वो कार्बनिक तत्व है, कार्बनिक यौगिक है। और अकार्बनिक में या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन होगा, इसमें से कोई एक ही होगा। जैसे कि अगर ऊपर देखा हमने कि अकार्बनिक में, तो कार्बनिक में देखिए कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक प्रकार का ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। तो इसमें कार्बन भी है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी है। तो इसका मतलब ये कार्बनिक तत्व यौगिक हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी फार्मूला अगर देखें, वसा का भी देखें, तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होगा। अकार्बनिक में देखें तो अकार्बनिक मतलब एक होगा, कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन होगा। जैसे जल की बात किया जाए तो H2 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। उसी प्रकार से खनिज लवण में भी होगा। तो आई होप ये कार्बनिक यौगिक आपको क्लियर हो गया। बस यहाँ पे इतना ही, थोड़ा सा ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इसका आकार शैप के बारे में, इसकी खोज के बारे में, और भी जो विभिन्न तथ्य होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, मैसेज कर दीजिएगा। चल पाना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।